ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है एफएम बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने और उज्जैन के पहले कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर। दोस्तों, लेकर हाजिर हैं हम आप सभी के लिए हमारा ये विशेष कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात में हम आपकी मुलाकात कराते हैं हमारे देश की किसी विशिष्ट हस्ती से और करते हैं उनसे कुछ खास चर्चाएं। और इसी कड़ी में आज के हमारे इस एपिसोड में भी हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही विशिष्ट अतिथि। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के स्टूडियो में मौजूद हैं भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक प्रखर चिंतक श्री ओपी रावत जी। दोस्तों, देश के एक उच्च पद पर आसीन होने के बावजूद भी ओपी रावत जी का सरल और सहज स्वभाव अपने आप में ही एक आदर्श है। तो आज हम करेंगे इनसे खास मुलाकात। और दोस्तों, माननीय ओपी रावत जी से चर्चा करने के लिए भी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं एक विशेष अतिथि, जनसंपर्क विभाग के पूर्व संचालक श्री लाजपत आहूजा जी, जो हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ओपी रावत जी से करेंगे कुछ खास चर्चाएं। और दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम जानेंगे चुनाव और वोटिंग से जुड़ी हुई कई खास बातों को भी। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात। रेडियो दस्तक के श्रोताओं के लिए आज एक देश की बड़ी शख्सियत हम लाए हैं। हमारे बीच हैं भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ओपी रावत जी। उनका एक यशस्वी कार्यकाल रहा है और चुनाव संबंधी मामलों में देश में वो एक ऐसे विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं जो समस्याएं नहीं, उनके सुझावों को भी, समाधान को भी सामने लाते हैं। सर, आपका रेडियो दस्तक में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। ये उज्जैन संभाग का पहला सामुदायिक कम्युनिटी रेडियो है और इसका सुनने का दायरा शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे देश की चुनाव प्रक्रिया है, वो विश्व के देशों की चुनाव प्रक्रिया में उनको आप कहाँ देखते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। पूरे विश्व में सभी लोकतंत्रों में जो चुनाव होते हैं उनके बारे में एक टाइम सीरीज डेटा क्रिएट करने के लिए, जिससे ये पता लगे कि कहाँ के चुनाव कितने अच्छे हैं, कितना उनमें इंटेग्रिटी है, कितना उनमें फ्रीनेस और फेयरनेस है। इसके लिए एक प्रोजेक्ट बना, इलेक्टोरल इंटेग्रिटी प्रोजेक्ट, जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका और सिडनी विश्वविद्यालय इन दोनों ने मिलकर बनाया। और उसमें 11 इंडिकेटर्स लिए गए कि भाई कानून में क्या है, इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी में क्या है, जो कैंपेन फाइनेंस होता है उसकी क्या व्यवस्था है, बैलेट की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है, काउंटिंग में क्या है, इसी तरह से परिसीमन होता है उसकी क्या इंटीग्रिटी है। इन सब इंडिकेटर्स पर वो जज करते हैं। और उस सीरीज़ में जो भारत के निर्वाचन है वो 59% के लेवल पर आते हैं, मतलब लगभग वेरी हाई इंटेग्रिटी के दरवाजे पर ही। और उनसे ऊपर जो देश हैं वो यूरोपियन, स्कैंडिनेवियन कंट्री या फिर एक दो अमेरिकन कंट्री है। बाकी ज़्यादातर कंट्री फिर उससे नीचे ही हैं। तो हमारे चुनावों को काफ़ी सम्मान के साथ देखा जाता है। और इनफैक्ट 2016 में अमेरिका के जो राष्ट्रपति के उम्मीदवार थी हिलरी क्लिंटन, वो जब यहाँ आई और किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि आप भारत के चुनाव को कैसे देखती हैं, तो उनका कहना यह था कि भारत के चुनाव जो हैं वो पूरे विश्व के लोकतंत्रों के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हैं। इतने अच्छे चुनाव जो यहाँ कराए जाते हैं, क्योंकि बाकी तुलना भी नहीं हो सकती। पूरे यूरोप और अमेरिका की पॉपुलेशन या वोटर्स की संख्या जो है वो इंडिया के वोटर्स की संख्या से कम है। तो इसलिए छोटे छोटे देश और उनमें मैनेज करना आसान है। यहाँ 100 करोड़ वोटर हैं। 100 करोड़ वोटर को पूरा मैनेज करना, तरह तरह की डाइवर्सिफाइड सिचुएशंस हैं, पहाड़ हैं, रेगिस्तान हैं, स्वाम्स हैं,
एक्सट्रीमिस्ट एरिया हैं, नक्सल वाले, तो इन सब जगहों पे चुनाव कराना और बड़ा फ्रीनेस के और फेयरनेस के साथ कराना जो चुनौती है वो भारत के चुनाव में है, और इसीलिए भारत के चुनाव को हम गोल्ड स्टैंडर्ड मानते हैं। सर, आपकी बात से ये बहुत स्पष्ट हो गया कि कुछ छोटे देशों को छोड़कर इतने बड़े लोकतंत्र वाला देश केवल भारत ही है जहां इस तरह से चुनाव संचालित होते हैं। पर एक सवाल मन में ये उठता है कि फिर क्या कारण है कि अमेरिका जैसे देशों में अभी भी राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर चलता है? वो क्यों नहीं ईवीएम पर शिफ्ट हुए? एक्चुअली ये थोड़ा भ्रांति है। इलेक्शन कमीशन ने एक अपनी वेबसाइट पर ईवीएम स्टेटस पेपर डाला है, उसे अगर आप पढ़ेंगे, वो हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी है, डाउनलोड कर लें, प्रिंट कर लें, उसको पढ़ेंगे तो उसमें पता लगेगा कि अमेरिका में भी बहुत से राज्यों में ईवीएम से वोट डाले जाते हैं। बहुत से राज्यों में बैलेट पेपर है, लेकिन काफ़ी राज्यों में वहाँ ईवीएम से वोट डाले जाते हैं। क्योंकि अंतर यह है कि हमारे यहाँ केंद्रीय चुनाव आयोग होता है पूरे भारत का एक, उनके यहाँ ऐसा नहीं है। उनके यहाँ केंद्रीय चुनाव आयोग नहीं है, उनके यहाँ हर राज्य में अलग चुनाव आयोग है और राज्य के कानून के अनुसार हर राज्य में चुनाव होते हैं। तो इसलिए काफ़ी डाइवर्सिटी है। कुछ राज्यों ने ईवीएम चुना है, कुछ राज्यों ने बैलेट चुना है, इसलिए उस तरह से वोटिंग वहाँ होती है। लेकिन वहाँ की घटनाएं और ब्राज़ील की घटनाएं आप देखिए, वहाँ 20 में चुनाव हुए राष्ट्रपति के, उसके बाद वहाँ एक पर्टिकुलर कैंडिडेट के समर्थकों ने पूरा कैपिटल को स्टॉर्म कर दिया, एकदम वहाँ पे हड़कंप मचा दिया। हाल ही की घटना। और अभी हाल में ब्राज़ील में वहाँ राष्ट्रपति का चुनाव हुआ जिसमें बोल्सोनारो और लूला दा सिल्वा के बीच चुनाव हुआ और लूला दा सिल्वा जीत गए। बोल्सोनारो जो प्रेसिडेंट थे वो हार गए। तो उनके समर्थकों ने बिल्कुल वैसा ही उत्पात किया जैसा कि पहले हुआ था, और ये चुनाव पूरा ब्राज़ील का ईवीएम से हुआ था। और उन्होंने शिकायत जो की वो ये नहीं की कि ईवीएम गड़बड़ है। बोल्सोनारो की भी शिकायत ये थी कि सब ईवीएम तो ठीक है, लेकिन जो आपने प्रक्रियाएं बनाई हैं उनमें दोनों कैंडिडेट्स के प्रतिनिधियों को हर जगह नहीं रखा। तो ये ओपेक प्रणाली आपने रखी, इसलिए हमें इसमें थोड़ा अविश्वास हो रहा है। तो अलग अलग चीज़ें हैं, अपने देश में वैसा नहीं होता। दूसरे ये सोचना कि चुनाव के बाद कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगें, पार्टियां आपस में झगड़ें नहीं, ये मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्योंकि चुनाव ने किस चीज़ को रिप्लेस किया है? पॉलिटिकल क्वेश्चन को पहले डिसाइड कैसे किया जाता था? युद्ध से, बैटल या मर्डर, बेटा बाप को मार के राजा बन जाता था। इन चीज़ों को रिप्लेस करके चुनाव ने बताया कि नहीं, गद्दी किसको मिलेगी ये तय करेगा बैलेट, या ये तय करेगा इलेक्शन जो कि शांतिपूर्ण होगा। तो इतनी खतरनाक चीज़ जो युद्ध से होती थी या मर्डर से होती थी, उसको ख़त्म करके चुनाव से अब हस्तांतरण होता है सत्ता का। तो इसमें आलोचना प्रत्यालोचना, एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप, ये तो होगा ही। और ये अगर नहीं होगा तो चुनाव तो ऐसे लगेगा कि जैसे डैम्प स्क्यूब है, कुछ भी नहीं है। तो लेकिन अगर एक्सेप्टेंस है, चुनाव के जो परिणाम आ जाते हैं, तो आप देखिए कि हमारे सारी पार्टियां उस परिणाम को शिरोधार्य करती हैं और बिना एक बूंद खून की गिरे सत्ता का हस्तांतरण हो जाता है। 14 में आपने देखा 10 साल के एक पार्टी के राज्य से हटके दूसरी पार्टी राज्य में आ गई, शासन में आ गई, और कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। तो एक तरह का टेस्ट है कि हमारी चुनाव प्रणाली कितनी सुदृढ़ है। उसके बावजूद भी सर ऐसा क्यों होता है कि हर लोग तो मजाक में कहने लगेंगे कि जो पार्टी हारने वाली है वो ईवीएम का सहारा लेती है कि साहब ईवीएम के कारण हम हारे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक नेता, पूर्व मुख्यमंत्री ने फिर से यही बात कही है। ये होता है, और ये ऐसे नेता भी कहते हैं जिन्हें ईवीएम से 95% सीट मिल जाती हैं, तब तो वो कुछ नहीं कहते, लेकिन जब उनको कहीं हार मिलती है तो वो कहते हैं ईवीएम। तो ये जो है वो स्केपगोट ढूंढने की बात है। वो अपने काम पर या अपने वर्कर्स के काम पर या अपनी क्षमताओं पर या अपने चरित्र पर कोई भी वो उंगली नहीं उठाना चाहते। वो एक स्केपगोट ढूंढते हैं कि ईवीएम बोल दो कि ईवीएम की वजह से हम हारे हैं। लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी कि आप आइए, कोई भी ईवीएम उठा लाइए, और 3 दिन तक खुला है यहाँ, आप बड़े से बड़े एक्सपर्ट को लेके आइए, अगर एक वोट भी इधर का उधर कर देंगे तो हम ईवीएम हटा देंगे। लेकिन कोई भी पार्टी आई नहीं,
उस ईवीएम चुनौती प्रोग्राम में, और बढ़िया चल रहा है। आपका संकेत बहुत स्पष्ट है और ये भी स्पष्ट है कि बलि का बकरा अगर कहीं बनाया जाना होता है तो फिर ईवीएम सामने आ जाती है। रावत सर मध्य प्रदेश कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के पहले अफसर हैं, पहले अधिकारी हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर पहुंचे हैं और उनके यहाँ का भी प्रशासनिक उत्कृष्टता हम सब लोग जानते हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में जो एक सी विजिल प्रणाली आपने घोषित की थी, उसको क्रियान्वित किया था, उसकी कल्पना कैसे आपके दिमाग में आई और वो कितनी सफल है? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है, क्योंकि ये हमारे वोटर के सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही क्रांतिकारी प्रयास है। और ये हम लोगों को पता इस तरह से चला कि कई राज्यों में चुनाव के दौरान बहुत लाखों की संख्या में शिकायतें आती थी और उनकी जांच में हमारा पूरा अमला, गाड़ियां, सब कुछ लगते थे और ये पता लगता था कि 99.9% शिकायतें जो हैं वो आधारहीन हैं। तो मतलब सारा रिसोर्सेज जो है वेस्ट जाते थे। उस पर से कई नेताओं से बातचीत होने पर हमें अनुमान ये लगा कि इसमें बेचारे वो नेता कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके वर्कर्स जो हैं जो भी कहते हैं उन्हें ऊपर उठाना ही पड़ता है और वो शिकायतें फिर इलेक्शन कमीशन तक आती हैं और उन पर खर्चा होता है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि बिना किसी प्रमाण के शिकायत ना आए। तो इसके लिए सी विजिल बनाया गया और कर्नाटक चुनाव जो अभी इस साल आने वाले हैं मई में, यही 17 में थे चुनाव, 18 में, मई 18 में। तो उस समय हम लोगों ने ये सी विजिल ऐप बनवाया आईटी टीम से और वहाँ इनॉग्रेट किया कि भाई ये एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए और आपके स्मार्टफोन में अगर ये है तो जहाँ इलेक्शन है अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपके सामने कोई भी गड़बड़ी हो रही होगी, किसी भी तरह की, नेता गड़बड़ी कर रहा हो, कर्मचारी गड़बड़ कर रहा हो, पोलिंग स्टेशन में गड़बड़ी हो रही हो, कहीं भी हो रही हो, आप उसका फ़ोटो खींचिए या वीडियो बनाइए और एक सबमिट बटन उसमें आता है, सबमिट कर दीजिए। तो वो अपने आप संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर, संबंधित डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, संबंधित सीईओ और इलेक्शन कमीशन तक पहुंच जाएगा। और उसमें बंदिश ये लगाई गई इलेक्शन कमीशन द्वारा कि आपको 100 मिनट में, रिटर्निंग ऑफिसर जो है 100 मिनट में जांच भी करेगा, एक्शन भी लेगा और उस शिकायतकर्ता को बताएगा भी कि उसकी शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई है। तो इससे लोगों में बड़ा विश्वास बढ़ेगा और उनके हाथ में हम प्रमाण दे रहे हैं कि भाई आप खुद कर लो फोटो, वीडियो, और बस शिकायत पर एक्शन हो जाएगा। तो इसने कर्नाटक में बहुत अच्छा परिणाम दिया। लेकिन एक चीज़ और हुई उसमें कि एक पत्रकार का एक्सीडेंट हुआ जिसने शिकायत की थी बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन के खिलाफ। तो फिर इलेक्शन कमीशन ने उसमें ये बदलाव भी किया कि अगर आप एक बॉक्स चेक कर देंगे, टिक कर देंगे, जिसमें लिखा है कि यदि आप अपनी आइडेंटिटी, अपना मोबाइल फ़ोन गुप्त रखना चाहते हैं तो आप इसको टिक कर दीजिए। तो अगर टिक कर देंगे तो आपका मोबाइल फ़ोन पता नहीं चलेगा किसी को, आपका नाम पता नहीं चलेगा किसी को, लेकिन फिर आपको फीडबैक भी नहीं मिलेगा कि आपकी शिकायत पर क्या कार्रवाई। और फीडबैक आप ले सकते हैं मीडिया से, मतलब टीवी से, अखबार से। तो कर्नाटक चुनाव में इसमें 80% शिकायतें बिल्कुल सही पाई गई जो सी विजिल के माध्यम से आई थी। और 2019 के लोकसभा चुनाव में तो बिल्कुल क्रांतिकारी बदलाव आया कि लगभग 3 लाख शिकायतें आई जिनमें से 90% से अधिक सही पाई गई। ये तो बहुत बड़ा प्रतिशत है सर। बहुत बड़ा अंतर आया और यह एक बहुत ही ताकतवर चीज़ जो है वोटर के हाथ में आ गई, आम आदमी के हाथ में आ गई कि आपके हाथ में जहां भी कुछ दिख रहा हो, आपको शिकायत करने से पहले फोटो खींचना है, वीडियो बनाना है और सबमिट कर देना, अपने आप एक्शन हो जाएगी। इस प्रकार से तो आपने हर मतदाता को पत्रकार बना दिया। पत्रकार ही नहीं, वो पत्रकार, पुलिसमैन, सब कुछ बन गया, इलेक्शन कमीशन बन गया। क्योंकि अगर उसके फोटो में सही चीज है तो वो एक्शन हो ही जाएगी, अरेस्ट हो जाएगा, सीजर हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नवाचार है सर, पर इसका क्या पर्याप्त प्रचार हुआ ऐसा आप मानते हैं? प्रचार कभी पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि प्रचार तो करते रहना चाहिए हमेशा। क्योंकि जब भी मैं कहीं जाता हूँ, इसकी बात करता हूँ, तो अधिकांश लोग मुझे इग्नोरेंट दिखते हैं कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं था। तो इसलिए प्रचार हमेशा होते रहना चाहिए, क्योंकि अपना देश बहुत बृहद है और ये सभी चुनाव में लागू होता है। तो इसलिए इसका प्रचार सतत चलते रहना चाहिए। और जैसे आपका रेडियो दस्तक कर रहा है, इसी तरह से अन्य चैनलों को भी इसके बारे में बताना चाहिए अपने आम आदमी को, वोटर को, कि वो कितना सशक्त हो चुका है। नहीं, ये बहुत सही आपने कहा। सी विजिल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं को पता चलना चाहिए। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अब तो हर मतदाता इसके कारण चुनाव आयोग है खुद ही बन गया है।
इसके अलावा आपके कार्यकाल में कुछ और महत्वपूर्ण भी परिवर्तन, नवाचार हुए होंगे, कृपया उनके बारे में भी हमें बताएं। इलेक्शन कमीशन सदैव नवाचार करती रहती है। 2-3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण उस दौरान और हुई हैं। पहली तो ये हुई कि जो हमारे सीमा के रक्षा करते हैं सेना के लोग, उनके वोट का पार्टिसिपेशन जो है बहुत कम था, क्योंकि पोस्टल बैलेट उनको जाता था तो उसमें 10-15 दिन लगते थे। वो वोट डाल के जब उसे पोस्ट में भेजते थे तो लौटने में भी 15-20 दिन लगते थे। तो उनका बैलेट जो है वो काउंटिंग के बाद ही मिल पाता था। तो 1 से 2% उनका पार्टिसिपेशन होता था। तो इलेक्शन कमीशन ने वन वे इलेक्ट्रॉनिक जर्नी का प्रस्ताव सरकार को दिया और सरकार ने तुरंत उसको अमेंड कर दिया नियम को कि ऐसा कर सकते हैं आप। तो वो उस कानून में बदलाव के कारण ये ई पोस्टल बैलेट की ईजाद हुई, और जो अपने आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के लोग हैं उनके लिए जैसे ही किसी भी चुनाव में लास्ट डे ऑफ विड्रॉल होता है उसी दिन बैलेट पेपर बन जाता है और बैलेट पेपर इलेक्ट्रॉनिकली ईमेल के जरिए उन तक पहुंचा दिया जाता है। तो जाते समय के 15 दिन जो है वो बच गए। अब वो उस पर अपना वोट कास्ट करके पोस्ट में डाल देते हैं, और पोस्टल डिपार्टमेंट से इलेक्शन कमीशन ने एग्रीमेंट किया हुआ है कि सारे पोस्टल बैलेट जो है वो स्पीड पोस्ट से भेजे जाएंगे ताकि 6 दिन में आ जाएं। तो अब उनका पार्टिसिपेशन बहुत बढ़ गया, और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब पहली बार स्टेट में चुनाव हुए और हिमाचल में 67% सैनिकों का, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लोगों का वोट काउंट हुआ। वोट काउंट हुआ उनका। तो उससे लगा कि जो सीमा की रक्षा करते हैं वो 1-2% से बढ़ के 67% अपने जनप्रतिनिधि चुनने में आ गए। बहुत उल्लेखनीय। तो काफी अच्छा इसका असर हुआ। दूसरी चीज हम लोगों के समय में ये हुई कि चुनाव में वितरण होता है पैसे का। इसके बारे में पहले जब अपने कानून बनाने वाले समय में 1950 वगैरह में कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि भारत भी इतना धनी हो जाएगा कि लोग करोड़ों रुपए जो है चुनाव में वितरण करेंगे वोटर को। वो सोच नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने नहीं बनाया। उन्होंने कानून में ये जरूर लिखा कि अगर बूथ कैप्चरिंग होगी या बैलेट बॉक्स लौटा जाएगा तो इलेक्शन कमीशन को अधिकार होगा कि वो चुनाव रद्द कर दे, लेकिन करोड़ों रुपए बांट दिया जाएगा इसके बारे में नहीं सोचा था। हम लोगों ने पकड़ा कि एक विधानसभा क्षेत्र में 89 करोड़ 89 करोड़ बांट दिया एक कैंडिडेट ने, इतनी बड़ी रकम बांट दी। तो हम लोगों को लगा कि ये तो चुनाव बेकार हो गया है, इतना पैसा जहां बांटा गया है वहां तो ज्यादातर वोट उसी को जाने वाले हैं। तो उसको हम लोगों ने एक रूलिंग का सहारा लेके, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग थी कि जब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के सामने चुनाव के दौरान ऐसी चुनौती आए जिसके बारे में कानून में कोई प्रावधान ना हो, तो ये अपेक्षा नहीं होगी कि वो ईश्वर के सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो और उनसे मांगे कि साहब हमें शक्ति दो, हम इससे निपटें, बल्कि वो जो करेगा कानून के अंतर्गत वही उसका हल माना जाएगा और वो सही माना जाएगा। तो उसका सहारा लेते हुए हम लोगों ने कहा कि चूंकि कानून में कोई प्रावधान नहीं है और इस क्षेत्र में इतना पैसा बढ़ चुका है कि इससे पूरा वातावरण दूषित हो गया है, इसलिए हम ये चुनाव रद्द करते हैं। चुनाव रद्द कर दिया। वो नजीर बन गया सर, नजीर बन गया, और वो रद्द करने को वो उसमें चुनौती दी गई, लेकिन कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को सही माना। ये जरूर है कि हमारी पॉलिटिकल क्लास भी बहुत इनोवेटिव है, वो भी नवाचारी है। उस व्यक्ति ने क्या किया फिर कि वो रिकॉर्ड मार्जिन से जीता। जब 6 महीने बाद चुनाव हुआ, क्योंकि 6 महीने से ज्यादा आप खाली रख नहीं सकते, तो 6 महीने बाद चुनाव हुआ तो वो रिकॉर्ड मतों से जीता, और हम लोगों को पता भी नहीं चला क्योंकि कुछ पकड़ा नहीं गया, कुछ बटा नहीं। तो हम लोगों ने फिर पता लगाया तो पता ये लगा कि इस बार उसने क्या किया कि जब तक इलेक्शन कमीशन है क्षेत्र में, नोटिफिकेशन से लेके काउंटिंग तक, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये लोग पकड़ धकड़ करते हैं। उसने सबको ये प्रॉमिस बांटा कि आपके जितने वोट हैं उतने 1000 रुपए आपको हम देंगे अगर आपके पोलिंग स्टेशन से मुझे 1 वोट ज्यादा मिल गया। तो सारी जनता लग गई उसको जिताने में कि भाई हमारे पोलिंग स्टेशन से 1 वोट ज्यादा मिले से तो हमें हजारों मिलेंगे, 5 वोट हैं तो 5000 मिलेंगे, 2 वोट हैं तो 2000 मिलेंगे। और उसने सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का भी बिक्री का मार्जिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो तू डाल डाल में पात पात, इस तरह की जो है राजनीतिक दल और नेता करते रहते हैं। सर, आपकी निगाह में ईवीएम कितनी सुरक्षित है? क्या उसमें 0.1% भी ये गुंजाइश नहीं है कि उसके द्वारा चुनाव में गड़बड़ी हो? ईवीएम जो है उतनी ही सुरक्षित है जितना हमारे जो पोलिंग पर्सन्स हैं जो उसको हैंडल करते हैं उनका चरित्र ठीक है, उस पर निर्भर करता है। और यही चीज निर्भर करती है बैलेट के लिए भी। अगर उनका चरित्र ठीक है तो बैलेट भी कोई छुड़ा नहीं पाएगा, बैलेट में भी कोई ठोक के उसमें वोट डाल के स्टफ नहीं कर पाएगा। वही चीज ईवीएम में है। तो ईवीएम अपने आप में कहीं कोई हैक नहीं कर सकता,
लेकिन जिन लोगों के हाथ में है अगर वो उसमें खटाखट वोट डाल दें, कौन उसको रोक सकता है? तो सारे पोलिंग एजेंट, सारे पोलिंग पार्टी के लोग, मतलब 10-12 लोग अगर जब एक तक साथ ये सारे ना मिल जाएं ना मिल तब जाए तक संभव तब नहीं। तक संभव नहीं है। 1% भी चांस नहीं है कि कोई ईवीएम को कुछ कर सके। और अभी जो थर्ड जनरेशन ईवीएम है वो इतनी सुरक्षित है कि उसको अगर आपने, जैसे कार को कई लोग छूते हैं ना तो उसमें अलार्म बजने लगता है, सर बिल्कुल वैसा ही है कि अगर आपने कुछ ऐसे छुआ जिससे कि उसे लगेगा कि आप मेलाफाइड इंटेंशन से छू रहे हो तो वो फैक्ट्री मोड में चली जाएगी, फिर वो फैक्ट्री वापस भेजनी पड़ेगी तभी काम तभी करेगी, और कुछ नहीं हो सकता। तो इतनी सुरक्षित ईवीएम है कि कोई वो नहीं कर सकता उसमें। ये तो बहुत सारी अच्छी बातें बताई सर आपने। अब एक बार वो सवाल फिर से आता है जो देश में पहले चला था, क्या पूरे देश में एक साथ चुनाव लोकसभा और विधानसभा के हो सकते हैं? क्या 2024 में आप ऐसा होना देखते हैं? पहली चीज तो यह है कि अपने यहाँ 4 बार एक साथ चुनाव हुए, 52 में, 57 में, 62 में और 67 में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। 67 के बाद लोकसभा भी समय से पहले डिसॉल्व हो गई, विधानसभाएं भी होती रहीं, और ये सब चुनाव आउट ऑफ सिंक हो गए, और अब हर साल चुनाव होते रहते हैं। जैसे इसी साल जो है करीब 10 राज्यों में चुनाव है। अभी 3 का नोटिफिकेशन हो गया है, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड का। बाकी कर्नाटक का होगा अप्रैल मई में, फिर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, उनके चुनाव होंगे अक्टूबर नवंबर में। तो इस तरह से हर साल ही चुनाव होते रहते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि इसमें राजनेताओं का और सिविल सर्वेंट्स का पूरा फोकस चुनाव हो जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट लगना, वो सब लगना, तो वो पूरा चुनाव ही तरीके से ही काम करने लग जाते हैं कि चुनाव जीतना है बस। तो उसमें तरह तरह के आश्वासन देना, उस तरह से अपनी पॉलिसीज़ को मोड़ना, ये सब होने लगता है। एक साथ चुनाव किए जा सकते हैं, और 2015 में इलेक्शन कमीशन ने अपनी राय सरकार को दे दी थी, भारत सरकार को, कि बिल्कुल फीजिबल है और हो सकते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ कानून और संविधान में कुछ संशोधन करने होंगे, और इलेक्शन कमीशन को कुछ लॉजिस्टिक सपोर्ट, जैसे संख्या ईवीएम की बढ़ानी होगी, क्योंकि पूरे चुनाव एक साथ होंगे तो एक ही बार में सब ईवीएम लगेंगी। अभी क्या है कि 1/3 ईवीएम से ही सारे चुनाव हो जाते हैं। अभी यहाँ रखी फिर उठा के दूसरी जगह भेज दी, वो पॉसिबल नहीं होगा। सब जगह पूरी ईवीएम चाहिए, क्योंकि लोकसभा की भी ईवीएम चाहिए और विधानसभा की भी, और वो एक बार में यूज़ होगी और 5 साल तक रखी रहेगी। दूसरा क्या होगा कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो लगते हैं वो एक साथ सब जगह चाहिए, तो वो भी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो इस तरह से वो अगर दिए जाएं तो हम करा सकते हैं। और इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा था कि इस समय विश्व में सबसे सस्ता चुनाव डिलीवर करना वो भारत के चुनाव आयोग का काम है। चीपेस्ट इलेक्शन इन द वर्ल्ड, $1 ए वोट खर्चा करते हैं बस। जबकि हमारे ही जैसे अफ्रीका में एक देश है केन्या, उसमें $25 एक वोट पे खर्चा होता है। छोटा सा देश है। हमारे पड़ोसी देश में चुनाव हुए, वहाँ 1.75 लगभग $2 प्रति वोट खर्चा हुआ है। तो इस तरह से ज़्यादातर देश जो है हमसे ज़्यादा खर्चा करते हैं। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, इसी खर्चे में हम कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है और किया जाना चाहिए। पर क्या आप इसकी संभावना 2024 में देखते हैं? ये मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो ना तो सारी पार्टियों को ऑन बोर्ड लाया गया है, ना संविधान में संशोधन हुआ है, ना आरपी एक्ट में संशोधन हुआ है, जो कि पहला आवश्यकता है, पहला कदम है, पहली आवश्यकता है। फिर उसके बाद जो है ईवीएम बनाने का, वीवीपैट बनाने का, उसमें टाइम लगता है। अगर आपको आज जो है आपके पास 30 लाख ईवीएम और वीवीपैट हैं, आपको चाहिए 50-55 लाख, तो वो बनाने में टाइम चाहिए, क्योंकि 2 ही फैक्ट्री बनाती हैं, दोनों डिफेंस की सप्लाई करती हैं, BEL और ECIL। यानी स्वदेशी हैं ये स्वदेशी हैं, तो स्वदेशी और सुरक्षित हैं। मतलब डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने के कारण उनके यहाँ सारी चीज़ वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, पूरा चौकस नज़रबंद रहते हैं सब लोग, कोई चीज़ बाहर नहीं जा सकती, कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कंपनियों में बनते हैं। तो इसलिए उसके लिए टाइम चाहिए होगा, उसमें टाइम लगेगा। तो अमेंडमेंट करना, ये सब बनना, इसमें कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लगेगा। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक नहीं हो सकता। इसलिए 24 में तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि ये हो सकेगा। 2029 में संभावना बन सकती है, अगर पूरी विल के साथ काम किया जाए तो, अगर सरकारों की इच्छा शक्ति हो तो। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को बहुत नई जानकारियां मिली। पहली बार ये जानकारी मिली कि ईवीएम और वीवीपैट का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है और किस सुरक्षित तरीके से होता है। इससे बहुत से उनके भ्रमों का निवारण हुआ होगा। सर, एक बात आप थोड़ा सा पीछे और आते हैं।
अब मध्य प्रदेश में भी आपको प्रधानमंत्री का दक्षता पुरस्कार मिला था। वो और आप जहाँ रहे वहाँ आपने नवाचार किए हैं। तो हम रेडियो दस्तक के श्रोताओं के लिए उस बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री का एक्सीलेंस पुरस्कार आपको किस संबंध में मिला था? ये आपने अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये सारे हमारे आदिवासी और वनवासी भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश पीरियड से जो लोग जंगल में खेती करते आ रहे थे, उनको खेती करने के अधिकार से वंचित न होना पड़े, इसलिए ब्रिटिश सरकार ने भी उस समय फॉरेस्ट एक्ट में ये प्रावधान किया था कि जब भी हम वन आरक्षित करेंगे तो हम एक नोटिफिकेशन निकालेंगे कलेक्टर के नोटिस बोर्ड पर कि भैया कोई अगर खेती कर रहा हो तो वो अपनी आपत्ति दर्ज कराए, अपना सबूत दे दे, तो उसकी ज़मीन छोड़ दी जाएगी और वो अपना खेती करता रह सकता है। लेकिन वो कानून का पालन किस तरह हुआ, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि डिप्टी कमिश्नर जो है वो 100-200 किलोमीटर दूर बैठता है आदिवासी से, जंगल से, और उसके नोटिस बोर्ड पे अंग्रेजी में नोटिस लगता है। इस आदिवासी को खबर ही नहीं होती, अगर हो भी तो वो जाके वहाँ नोटिस पढ़ भी नहीं सकता, तो वो 90 दिन में कैसे आपत्ति लगाएगा, कैसे सबूत लगाएगा? तो 90 दिन बाद डिप्टी कमिश्नर महोदय कहते हैं कोई आपत्ति नहीं आई, इसलिए सारा जंगल जो है वो सरकार का, और फिर वो जो फॉरेस्ट गार्ड है वो हंटर चला के उसको निकाल देगा कि तुमने आपत्ति क्यों नहीं की, निकलो यहाँ से। उस चीज़ को इन्होंने कहा, जो 2006 में कानून बना, कि साहब ये ऐतिहासिक अन्याय हुआ आदिवासी और वनवासी के प्रति, उसको हम दूर करने के लिए कानून बना रहे हैं कि जो भी खेती कर रहा है वहाँ एक निश्चित तारीख पे, उसको हम अधिकार को रिकॉग्नाइज करेंगे। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे, और इसके लिए पहला जो एडजुडिकेशन होगा वो ग्राम सभा करेगी। तो ये एक बहुत अच्छा कदम था पार्लियामेंट का कि ग्राम सभा में पहली बार परीक्षण होगा, तो उसकी भाषा में होगा, क्योंकि ग्राम सभा मतलब सारे गांव के लोग, उसे मालूम भी पड़ेगा, बता सकता है वो, और वो लोग जानते भी हैं कि ये सब कर रहा है कि नहीं। तो ये तो बहुत अच्छा था। लेकिन उस कानून में भी उन्होंने 2 चीज़ें लगा दी थी कि एक तो ये कि वो अपना जाति प्रमाण पत्र लगाएगा कि वो आदिवासी है, दूसरा वो 2 साक्ष्य लगाएगा कि वो उस जमीन पे खेती करता है। तो जब मध्य प्रदेश में इसका क्रियान्वयन हम लोगों ने शुरू किया तो हमने देखा कि बेचारे आदिवासी के पास ना तो जाति प्रमाण पत्र है। तो मैंने पूछा, एक मंडला के पास एक गांव है, वहाँ जाके कि भाई क्यों नहीं प्रमाण पत्र लगा रहे? बोले साहब किसको टाइम है, कैसे होगा, एसडीओ साहब के दफ्तर से मिलता है, हम अगर गए तो बस से किराया देना, फिर वहाँ एक दिन में देते नहीं, वो पेशी लगती है, 8-10 पेशी लगती है, तो मैं जा ही नहीं सकता, तो मुझे तो मिल ही नहीं सकता आदिवासी प्रमाण पत्र। दूसरा हमने उससे कहा तुमने एविडेंस नहीं लगाया इसमें, तो बोले कहाँ से एविडेंस लगाया, आप देख रहे हो हमारी झोपड़ी में तो घास फूस की है, हमें आज से 12 साल पहले मिला था एक पीओआर कि आपने इस पर खेती की हुई है, और वो कागज़ मैंने वहीं घास में लगा दिया ऊपर छत में, अब वो पहली बारिश में बह गया, सड़ गया, ख़त्म हो गया, हमारे पास तो है ही नहीं, 11 साल कहाँ सर्वाइव करेगा, हमारे पास कोई अलमारी है वो तो होता नहीं। बिल्कुल। तो इसीलिए फिर उसको हम लोगों ने अप्रूवल लेके सरकार से ये सर्कुलर निकाला कि भाई आदिवासी अपना जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाएगा, वो सिर्फ कहेगा कि मैं गौड़ हूँ, या मैं बैगा हूँ, या मैं भील हूँ, भिलाला हूँ। ये ड्यूटी होगी एसडीओ साहब की कि वो उसकी जांच करें कि वो आदिवासी है कि नहीं, अगर है तो उसका सर्टिफिकेट बना के उसमें लगा दें केस में, और अगर वो सोचते हैं कि वो नहीं है तो वो एक स्पीकिंग ऑर्डर लगा दें जिसमें लिखा हो कि क्यों नहीं है वो, आप क्यों सोचते हो कि ये आदिवासी नहीं है। और दूसरी चीज़, वो प्रमाण नहीं लगाएगा, वो सिर्फ अपनी याददाश्त से ये लिखेगा कि 10-11 साल पहले हमें पीओआर मिला था, या नोटिस मिला था, या ये मिला था, वो कागज़ अब हमारे पास नहीं है। तो एसडीओ फॉरेस्ट की ये जिम्मेदारी होगी कि अपना रिकॉर्ड देख के वो कहेंगे कि हाँ साहब इतने साल पहले इसको पीओआर मिला था और इसकी कॉपी हम लगा रहे हैं, या नोटिस मिला था इसकी हम कॉपी लगा रहे हैं। तो इस तरह से उसकी जिम्मेदारी हमने सरकारी अधिकारियों पर डालने का कर दिया। वो ऐतिहासिक अन्याय दूर करना है तो ये सब करना पड़ेगा, हम लोगों ने सोचा। इसके परिणाम बहुत अच्छे हुए, लेकिन उसके बाद भी हमें 2 चीज़ें और खटकी कि हमारे ग्राम सभा वाले कानून में ये था कि कोरम जो है वो 20% होगा, लेकिन 20% लोग भी नहीं जुटते थे, तो विधानसभा ने कानून अमेंड करके 10% कोरम कर दिया। अब 10% अगर 150 वोटर का गांव है तो 10% मतलब 15 लोग। 15 लोग अगर 2-3 परिवारों के हो गए, बड़े बड़े समर्थ परिवार,
तो वो पूरी ग्राम सभा हाईजैक करके कुछ भी निर्णय ले लेंगे। तो ये भी हमें खतरनाक लगा कि इससे तो आदिवासी को कभी न्याय नहीं मिलेगा, उससे तो न्याय मिल ही नहीं सकता। तो इसलिए हम लोगों ने शर्त लगाई कि नहीं, कोरम जो है वो ज़्यादा ही होगा, जो कानून में लिखा है 2/3, 2/3 लोग तो मौजूद हों। लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा हमने तो वो हो नहीं सकते थे, क्योंकि जो बेचारे आदिवासी हैं वो जंगल में पति पत्नी चले जाते हैं सुबह सुबह काम करने और रात में लौटते हैं, तो इसलिए वो आ नहीं सकते। तो फिर वो पूरे सरकार से बातचीत करके ये निर्णय किया गया कि ग्राम सभा की मीटिंग रात में होगी 7 बजे, ताकि सब लोग लौट आएं। दूसरा, पूरे गांव का न्योता होगा उस दिन। अच्छा। कि सारे बच्चे बूढ़े सब लोग आके वहीं खाना खाएंगे और उस पर 5 रुपए प्रति व्यक्ति के रूप में सरकार ग्रांट देगी, तो खाने के लिए। और जबकि उसका विरोध हुआ, हमारे कई साथी अधिकारियों ने उसका विरोध भी किया कि भाई ये कैसे पूरे गांव को खाना, पूरे गांव को न्योता। तो मैंने आर्गुमेंट यही दिया कि जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो 100 रुपए के केक बिस्किट और ये सब चाय कॉफ़ी आ जाते हैं मीटिंग में, और निर्णय भी कोई महत्वपूर्ण नहीं हो पाते उसमें। तो बेचारे ये तो इतना बड़ा निर्णय ले रहे हैं जमीन का, ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का, उसकी मीटिंग में अगर हम 5 रुपए पर पर्सन खर्च कर देते हैं तो कौन सी बड़ी बात। तो उसको अप्रूवल दिया फिर सरकार ने। बाद में तो ये अन्य राज्यों के लिए मॉडल बना और कई राज्यों ने उसको अपनाया। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना इनने अपनाया और वहाँ भी अच्छा काम हुआ। तो ये चीज़ें जब करके किया गया तो इतना अच्छा काम हुआ कि उसके बाद से आप देखिए 2007-8 के बाद से अपने प्रदेश में एक भी नक्सल एक्टिविटी नहीं हुई, जबकि अपने यहाँ एक मंत्री जो थे लिखीराम कांवरे, उनकी हत्या हो गई थी नक्सल द्वारा। तो इतना बढ़िया हुआ कि नक्सलों को आदिवासियों ने ही भगा दिया कि भाई इतनी बढ़िया सरकार ने काम किया है कि हमारी न केवल सुनी समस्या बल्कि उसका निराकरण भी अच्छी तरह से किया। और इसी चीज़ पर हमारी पूरी टीम को, मेरे साथ 4 और लोग थे जिनको ये प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार मिला था 2010 में। एक अच्छी जानकारी आपसे मिली सर। आप यहाँ प्रदेश में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे हैं और वो बड़ा संक्रमण काल था, लेकिन क्या आप ये देखते हैं कि हम नर्मदा पंचांठ के हिसाब से मध्य प्रदेश अपने हिस्से का पानी का उपयोग कर पाएगा? ये बहुत कठिन लगता है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद ये है, क्योंकि 2024 तक ही उपयोग करना है। अब 2024 तो अगला साल है। बिल्कुल। तो ऐसे में मुझे लगता है कि हमारा शेयर बहुत ज़्यादा था, 18.25 मिलियन एकड़ फीट, गुजरात का था 9 मिलियन एकड़ फीट और बाकी महाराष्ट्र और राजस्थान का थोड़ा थोड़ा था 0.5 और 0.25। तो इसमें से 18 में से लगभग मुझे लगता है कि 13 मिलियन एकड़ फीट तो उपयोग हो रहा है, लेकिन 5.25 मिलियन एकड़ फीट का उपयोग अभी नहीं हो पाया है। तो उसमें जो है सरकार ने लिफ्ट स्कीम्स की बहुत बड़ी चेन बनाई है, जिससे लिफ्ट कर रहे हैं। जैसे यहीं उज्जैन में नर्मदा छपरा लिंक का लिफ्ट करके पानी डालते हैं छपरा में, इस तरह की इन्होंने कई स्कीम बनाई हैं। अगर वो सफल हो गई तो हो सकता है कि हम लोग 16-17 तक पहुंच जाएं, 16-17 मिलियन एकड़ फीट, और बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही बचे। लेकिन फिर भी पूरा होना मुझे संभव लगता नहीं है। और रिव्यू अगर होगा तो उसमें फिर मध्य प्रदेश को अपना पक्ष बड़ी मजबूती से रखना होगा कि ये पानी रिव्यू में किसी और को ना दिया जाए बल्कि हमारा ही रखा जाए, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत होगी और हमारा जो प्लान है उसके अनुसार हम इसका निकट भविष्य में पूरा उपयोग कर लेंगे। ये बहुत आवश्यक है। राजनीतिक दृष्टि से ना भी जाएं तो सर एक सवाल मन में आता है। प्रसिद्ध स्तंभकार स्वामीनाथन अय्यर का एक बीच में आया था, उन्होंने कहा था कि ये जो नर्मदा बचाओ आंदोलन की गतिविधियों के कारण इसको सेटबैक लगा और ये 10 साल पिछड़ गया मध्य प्रदेश कम से कम। इस पर आप क्या सोचते हैं? और उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग एक तरीके से इस आंदोलन से थोड़े से मूर्ख बन गए, ये उन्होंने स्वीकारा। एक्चुअली क्या है कि जो शुरू में भू अर्जन का अपनी प्रणाली थी वो कॉलोनियल माइंडसेट की थी, जो ब्रिटिश समय से चली आ रही थी। कानून भी उसी समय का था, सब कुछ उसी समय का था। जबकि आज़ाद देश में ऐसी भू अर्जन प्रणाली नहीं होनी चाहिए थी। होना ये चाहिए था कि भाई ये भी हमारे भाई बहन हैं, जब भी हम इनको इनकी मातृभूमि से अलग कर रहे हैं हमेशा के लिए, तो हम उनकी पूरी व्यवस्था करें, पूरा उनको मुआवजा दें, जिससे कि उनका जीवन यापन, उनके बच्चों की शिक्षा, उनका वो सब चीज़ जो है डिस्टर्ब ना हो। वो चीज़ें नहीं थी। तो इनके आंदोलन से एक फ़ायदा तो हुआ कि राज्य सरकार ने, केंद्र सरकार ने भू अर्जन की अच्छी नीतियाँ बनाना शुरू की।
तो ये तो एक फ़ायदा हुआ, ये पॉजिटिव चेंज है और बहुत अच्छा स्वागत योग्य चेंज है। लेकिन बाद में ये आंदोलन बिल्कुल डिजेनरेट हो गया जैसा आप कह रहे हैं। उसका कारण सिर्फ ये उद्देश्य हो गया कि इसे हमें होने नहीं देना है, डिले करना है। तो उस समय हम लोगों ने कोशिश ये की कि उनकी हर समस्या का निराकरण करें, हर समस्या के बारे में उनको पूरी तरह से सुने और उसके बारे में पूरा जो भी सही हो किसान के हित में वो हम लोग करें, लेकिन प्रोजेक्ट को हम ना रुकने दें। यही हमारी नीति जो है इतनी बढ़िया तरीके से चली कि सुप्रीम कोर्ट में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो केस लंबे समय से अटका पड़ा था और जिसकी वजह से सारे प्रोजेक्ट रुके हुए थे, वो 2011 में निर्णीत हो गया और निर्णीत हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन के विरुद्ध। उसमें आ गया कि नहीं, ये ठीक नहीं है, ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए। और उस निर्णय के फलस्वरूप ही गुजरात का सरदार सरोवर भी पूरी ऊंचाई तक बन गया, हमारा इंदिरा सागर भी पूरी ऊंचाई तक भरा जाने लगा, ओंकारेश्वर भी पूरी ऊंचाई तक भरा जाने लगा। और उस पूरे क्षेत्र में खंडवा, खरगोन, बड़वानी, पूरे क्षेत्र में धार वगैरह में इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आई है, इतना ज़्यादा कृषि संपन्न हुई है कि आप देखें तो आंखें हमारी चौंधिया जाती हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। एक चुनाव संबंधी प्रश्न और आपसे पूछने का मन में है कि अभी एक मुद्दा आया है प्रवासी मजदूरों को वोट को लेकर कि वो जहां हैं वहीं वोट दें। कश्मीर में था, पहले आदेश हुआ, फिर वापस हुआ। एक पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसको लेकर कुछ आपत्तियां भी जाहिर की हैं। इस बारे में आपका क्या मत है? मैं चूंकि उस समय इलेक्शन कमीशन में ही था जब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में एक PIL लगा था कि सब इतने गरीब मजदूर जो हैं अपने रोजगार की तलाश में, क्योंकि उनके यहाँ सिंचाई तो है नहीं, खरीफ की फसल जैसे ही ख़त्म होती है वैसे ही उनके खेत खाली पड़े होते हैं। अब वो क्या करें, तो वो उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा, दूसरी जगह फसल कटाई के लिए चले जाते हैं और वहाँ मजदूरी कमाते हैं। और ज़्यादातर चुनाव उसी समय होते हैं, जैसे अपना लोकसभा चुनाव अप्रैल मई में ही होता है जी। तो ये उन चुनाव में वोट डालने से वंचित रह जाते हैं। अगर वो 6 महीने से ज़्यादा के लिए कहीं गए हैं तब तो ये कानून है कि वो वहाँ वो अपना बनवा सकते हैं और वहीं के राज्य में वोट डाल सकते हैं। लेकिन जो 3-4 महीने के लिए जाते हैं कम समय के लिए, वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें तो अपने घर जाके पोलिंग स्टेशन पर जाके ही वोट डालना है। तो ऐसे लोगों को वोट डालने का अधिकार मिले, इसके लिए जो PIL लगा था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट की ये ऑब्जर्वेशन थी कि भाई इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ करे। तो इलेक्शन कमीशन ने उसी समय एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने बहुत से सुझाव दिए थे और उन सब प्रक्रियाओं के चलते चलते धीरे धीरे इस बात पर आया कि इसको रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए भी किया जा सकता है। और इसके लिए एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ, आधार का लिंकिंग। 15 में कमीशन ने वॉलंटरी आधार लिंकिंग शुरू कर दिया था इसी चक्कर में, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के स्टे के कारण रुक गया था और उस स्टे के कारण 30 करोड़ वोटर जुड़ चुके थे, लेकिन उसके बाद ये काम रोक दिया गया था। अभी जब है सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला हो गया और उन्होंने ये तय कर दिया कि जहां भी आपको आधार का लिंकिंग करना है तो वहां आपको कानून में प्रावधान करना होगा। तो हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में सरकार ने प्रावधान कर दिया है और इलेक्शन कमीशन अब उनका लिंकिंग का काम कर रही है। तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, उससे आधार लिंकिंग अगर हो गई तो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो गया। तो किसी भी जगह बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन से वोटर की पहचान हो जाएगी और वहाँ वो वोट डाल सकता है रिमोट वोटिंग मशीन में। और ऐसी मशीन ECIL से तैयार कराई है चुनाव आयोग ने, जिसमें एक ही मशीन में 72 विधानसभा क्षेत्रों का बैलेट आ सकता है और 72 का वोट उसमें डल सकता है जी। तो इसमें प्रक्रिया ये बनाने का प्रस्ताव है उनका कि जो भी ऐसे वर्कर्स हैं वो अगर अपने रिटर्निंग ऑफिसर को सूचित कर दें कि भाई जिस समय चुनाव होगा उस समय हम बाहर रहेंगे रोजगार की तलाश में, तो हमें वहाँ वोट डालने की सुविधा दी जाए, तो वो रजिस्टर हो जाएगा। रिटर्निंग ऑफिसर के पास ये जानकारी हो जाएगी कि हमारे किस क्षेत्र के कितने मजदूर कहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो वहाँ पे बैलेट बना के भेजने का, रिमोट वोटिंग मशीन भेजने की व्यवस्था कर देगा। और वहाँ पोलिंग स्टेशन एक सेंट्रल लोकेशन पे, जैसे ये मजदूर एक ही जगह तो काम नहीं करते, पंजाब में पता चला 4 जिलों में काम कर रहे हैं, तो उन 4 जिलों का जो सेंट्रल प्लेस है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों को कम से कम चलना पड़े और वहाँ पहुँच के वो वोट डाल सकें, ऐसी व्यवस्था वहाँ करेंगे रिमोट वोटिंग मशीन के जरिए। और काउंटिंग के लिए वो उसको प्रदेश लेवल पर कहीं लाकर वहाँ काउंट करेंगे
पार्टियों और कैंडिडेट की उपस्थिति में, उनके प्रतिनिधि की उपस्थिति में, और उस रिजल्ट को संबंधित आरओ तक पहुंचाएंगे। तो ऐसा अभी सोचा गया है। इसके लिए कानून में परिवर्तन करना होगा, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल में परिवर्तन करना होगा और सारी पार्टियों को विश्वास में लेना होगा। तो इलेक्शन कमीशन ने इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। 16 जनवरी 2023 को सारी पार्टियों की मीटिंग इलेक्शन कमीशन ने बुलाई थी, उसमें इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया गया और इसके बारे में उनको पूरा अवगत कराया गया। तो शुरू में लगभग 16-17 पार्टियों ने इसका विरोध किया है 16 जनवरी को। धीरे धीरे वो अगर समझ जाते हैं और उसके सहमत हो जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन इसे लागू करेगा। लेकिन मैं ये बताऊंगा आपको कि इलेक्शन कमीशन कभी भी ऐसी चीज में जल्दबाजी नहीं करती है जिसमें मेन स्टेक होल्डर्स का विश्वास हो। जैसे हम लोगों ने एक टोटलाइजर बनाया था 2008 में, जिसमें 14 पोलिंग स्टेशन के वोट मिक्स हो जाते हैं और टोटल हो जाता है। उसको हम लोगों ने डेमोन्स्ट्रेट किया। तो डेमोन्स्ट्रेशन के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज उस पर सहमत नहीं है, तो अभी तक इलेक्शन कमीशन ने उसको लागू नहीं किया है। तो दोनों पहलू हैं। इलेक्शन कमीशन जब तक उनका विश्वास अर्जित नहीं कर लेती तब तक इसको प्रयास जारी रखेगी और दबाव भी उन पर बनेगा कि भाई गरीब 5-6 करोड़ मजदूर जो हैं वो अभी वोट नहीं डाल पा रहे हैं, अगर आप उसका विरोध कर रहे हो तो उनका भी दबाव होगा। तो दोनों तरफ से चीजें आएंगी और मुझे लगता है देर सवेर इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा, शुभ संकेत तो है। शुभ संकेत है। सर, आपकी लंबी प्रशासनिक यात्रा रही है, इसमें आप किन दायित्वों में अपने मन के अनुसार कुछ कार्य कर सके और किससे आप सबसे ज्यादा संतुष्ट हुए किस दायित्व को निभाने में? हमारे श्रोता जानना चाहिए। वैसे तो मुझे अपने सभी दायित्वों में बहुत अच्छा लगा, बहुत संतोषजनक कार्य हुआ, परिणाम भी अच्छे मुझे मिले और मुझे उससे काफ़ी अनुभव मिला, सीख मिली, जिससे कि मैं आगे चल के और भी अच्छे काम कर सका। लेकिन 2-3 चीज़ों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। एक तो ये कि जब मैंने महिला बाल विकास में काम किया कुपोषण के विरुद्ध, तो उसमें मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिली कि हमारे प्रदेश और देश में क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। उसमें काफ़ी इनिशिएटिव उस समय लिए गए। लेकिन मैंने देखा है कि ये व्यवहार परिवर्तन की बात है और ये बहुत मुश्किल में लोगों का व्यवहार जो है, बिहेवियर चेंज होता है। इस कारण अभी भी वो समस्या अपने यहाँ चल ही रही है। दूसरी ये है कि कई नीतियों में हम देखते हैं एक्साइज जैसी नीति। अब एक्साइज कमिश्नर मुझे 5-6 महीने के लिए बनाया गया, लेकिन मैंने उसमें नीति बदली, नीलामी प्रणाली को हटाकर लॉटरी प्रणाली लाई, जिससे कि अनसर्टेनिटी हो जाए और थोड़ा रेवेन्यू बढ़े और साफ सुथरी व्यवस्था हो जाए। साफ सुथरी व्यवस्था हुई और कहाँ 800 करोड़ रेवेन्यू होता था, आज 13,000 करोड़ रेवेन्यू हो गया। पारदर्शिता बढ़ी। इसी तरह की कई चीज़ें जिस चार्ज में मैं रहा। नर्मदा घाटी में आप देखिए, नर्मदा घाटी में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन का था, उनका भी पक्ष मैंने पूरी तरह समझा और उनके पक्ष को मजबूत करते हुए किसान की जो भी दिक्कतें थी उन्हें दूर करने का भी प्रयास किया। लेकिन जहाँ वो गलत थे, जिसमें वो गलती से रोक रहे थे, उस पर सुप्रीम कोर्ट में उनका विरोध भी किया और इंश्योर किया कि सारे नर्मदा प्रोजेक्ट जो है क्लियर हो गए और खड़े हो गए पूरी तरह से। तो काफ़ी ओवरऑल मुझे बड़ा संतोषजनक लगता है कि जो भी अच्छी चीज़ें थी वो हो पाई। एक आखिरी सवाल ये है सर कि आप इतने सारे अनुभवों को लेखबद्ध कर रहे हैं किसी रूप में, पुस्तक या? जरूर कर रहे हैं, उसको करेंगे। कब और तक जल्दी दस्तक के श्रोता उसका प्रतीक्षा करें? कब तक आने की अब संभावना ये है? टाइमलाइन में अभी नहीं बता सकता, लेकिन जल्दी ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके प्रति बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद लाजपत जी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आपके अपने रेडियो दस्तक 90.8 एफएम पर विशेष कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात, जिसमें हमने भारत के पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त और एक प्रखर चिंतक श्री ओपी रावत जी से सुनी खास चर्चा जनसंपर्क विभाग के पूर्व संचालक श्री लाजपत आहूजा जी की। दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि आज का हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा और हम विशेष धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे अतिथि ओपी रावत जी का, जिनसे हमने जाना कि चुनावी प्रक्रिया के परिणामों का कैसे आकलन किया जाता है और वोटिंग की अहमियत के बारे में उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया। तो आज के कार्यक्रम में हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हमारे देश की चुनावी प्रक्रिया के बारे में। दोस्तों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? कार्यक्रम से जुड़े हुए सुझाव आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर। साथ ही आपके मन में अगर और भी कोई प्रश्न है तो भी आप जुड़ सकते हैं रेडियो दस्तक 90.8 एफएम के साथ, और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406894068
9406 पर अपने सवाल भी हमें भेज सकते हैं। साथ ही और भी कई सारी जानकारियों के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, शेयरचैट और यूट्यूब पर। दोस्तों, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन हमारे कार्यक्रम एक हस्ती से मुलाकात की अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे देश की और किसी विशिष्ट हस्ती के साथ। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए और सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार। ये है आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।